हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 6 फाइनल अकाउंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। यहाँ पे देखो क्या है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो जो भी डिफरेंस आया वो सस्पेंस अकाउंट में चला गया। और यहाँ पे देखो सस्पेंस अकाउंट का वैल्यू भी गिवन है। तो एक वर्किंग में हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। और सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट है 4000। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में पहले लिखेंगे 4000। और ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है। बैलेंस बैलेंस बीडी बोलकर आता है। तो इधर अपने लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अब ये सस्पेंस अकाउंट अपने आप बाद में टैली हो जाएगा, एक बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन को पहले कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो चलो पहले क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री देखते हैं क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री बेसिक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना वैल्यू है 45, तो लिख देंगे 45। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में ऐसे कोई फॉर्मेट इन्होंने बोला नहीं है। पर जहां तक अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसा कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट इन्होंने मेंटेन किया है। तो अपने भी वैसा ही फॉर्मेट मेंटेन करेंगे। तो एक बार पहले फॉर्मेट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा कैपिटल, फिर इधर आएगा करेंट लाइबिलिटीज। अब करेंट लाइबिलिटीज में क्या होगा, पहले आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है वो पहले लिख लेना। फिर आएगा ट्रेड पेएबल्स जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेएबल आएगा। फिर आएगा अदर करंट लाइबिलिटी, मतलब कोई भी करंट लाइबिलिटी जो कहीं नहीं आ रहा है वो इस हेडिंग में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है। अब हम लोग एसेट की तरफ आते हैं। यहाँ पे अपने लोग पहले फिक्स एसेट लिख लेंगे जो भी होगा। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे करेंट एसेट। ऐसा नहीं कि पैरेलल में अपने को करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट स्टार्ट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंट एसेट में पहले इन्वेंटरीज अपने लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर अपने लोग लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ये सारी हेडिंग में बाद में हटवा दूंगी, पेंसिल से एक बार आप लिख लेना। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, डेटर और बिल रिसीवेबल लिख लेंगे। फिर अपने लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फिर बाद में आएगा अदर करेंट एसेट। ठीक है। अदर करेंट एसेट मतलब कोई भी करेंट एसेट जो कहीं नहीं आ रहा है वो इधर हेडिंग में आ जाएगा। अभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कर रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, इन्वेंटरी में। तो इन्वेंटरी में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 45,000। फिनेस ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे 45। यहाँ पे सेल्स के लिए थोड़ा जगह रख देते हैं, इधर लिख देते हैं 45। क्या बोल के, बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन अपने को दिखाना है। तो चलो डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है एक बार चेक करते हैं। टू क्या होगा, टू फिक्स एसेट होगा। तो लिखो टू फिक्स एसेट अकाउंट। कितना वैल्यू है, 13,500। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि लॉस है तो ये पीएल में आएगा। पीएल में लिख देंगे, थोड़ा जगह रख देते हैं पीएल में। इधर दोनों तरफ ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट अकाउंट 13,500। फिर हम लोग नेक्स्ट फिक्स एसेट में आएंगे। फिक्स एसेट का वैल्यू क्या हो गया है, कम हो गया। तो फिक्स एसेट को कम कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी फिक्स एसेट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस 13,500। क्या बोल के, डेप्रिसिएशन बोल के। ये नंबर 3 थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसे आपको लग रहा है ये टफ है पर ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। नंबर 3 देखेंगे क्या है, उसके पहले ये मैं हटा देती हूँ, इसका अब अपने को कोई काम नहीं है।
ओके देखो नंबर 3 क्या लिखा है, अ विड्रॉल स्लिप इंडिकेटेड अ कैश विड्रॉल ऑफ 15,000। देखो एक विड्रॉल स्लिप हो है जिसमें हमको ये पता चला कि मैंने कैश विड्रॉ किया है 15,000। कैश मैंने कहाँ से विड्रॉ किया होगा, बैंक से, ठीक है या नहीं। एक विड्रॉल स्लिप है, वहां से मेरे को पता चला कि मैंने कैश विड्रॉ किया है, कहाँ से किया होगा, बैंक से। तो बैंक से जब हम विड्रॉ करेंगे तो टू बैंक होगा, और कैश विड्रॉ किए तो कैश आया है मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर। एक विड्रॉल स्लिप से मेरे को पता चला कि मैंने कैश विड्रॉ किया है, कहाँ से, बैंक से। तो फिर क्या एंट्री होगा, टू बैंक और कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा विच वाज चार्ज एज ड्राइंग्स, मैंने इसको ड्राइंग्स बोल के दिखा दिया, ठीक है। मैंने इसको बुक में ड्राइंग्स बोल के दिखा दिया। मैंने क्या किया, इसको ड्राइंग्स बोल के दिखा दिया, मतलब मैंने क्या लिख दिया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया होगा, क्योंकि टू बैंक तो होगा नहीं, टू कैश होगा क्योंकि कैश है ना। मैंने ड्राइंग्स दिखाया है तो ड्राइंग्स डेबिट, अब पैसा कहाँ से जाएगा, कैश से जाएगा। तो टू कैश मैंने कर दिया। However, it was noticed that 11,000 was used for business purpose only. देखो मैंने नोटिस किया, बाद में पता चला कि 11,000 तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो गया है, ठीक है या नहीं। तो फिर एंट्री क्या होना चाहिए, अगर 11,000 बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 11,000 होना चाहिए। तो फिर कितना ड्राइंग्स के लिए यूज हुआ होगा, 4,000, हाँ या ना। हमने नोटिस किया कि 11,000 बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है, हाँ या ना। तो फिर ड्राइंग्स कितना हुआ होगा, 4,000। तो फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए, 4,000, और टू कैश 15, हाँ या ना। इसमें कोई प्रॉब्लम। हमने ये नोटिस किया कि 11,000 बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो ठीक है, एक्सपेंस डेबिट 11 होगा। तो फिर ड्राइंग्स कितना होना चाहिए, 4,000, और टू कैश, टू कैश तो 15 ही होगा क्योंकि मैंने कैश ही 15 निकाला था, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है। However, it was noticed that 11,000 was used for business purpose only। और इसको मैंने एज एन एक्सपेंस बुक में दिखा भी दिया है। मैंने बुक में एज एन एक्सपेंस 11,000 को दिखाया है। मैंने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बुक में कर दिया है 11,000, ठीक है या नहीं। अब मेरे को करना है रेक्टिफिकेशन। अब मेरे को करना है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन देखो क्या होगा। देखो मैंने बैंक से पैसा निकाला है, कुछ बोला नहीं, तो ये सही होगा, ठीक है या नहीं। तो क्योंकि ये सही है तो इसका रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। अब रेक्टिफिकेशन इन एंट्री के बीच में होगा। देखो एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए 11,000 से, हाँ या ना। एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए 11,000 से। देखो मैंने एक्सपेंस को डेबिट किया भी है 11,000 से, हाँ या ना। ये देखो रिकॉर्डेड और कई, देखो एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, मैंने एक्सपेंस डेबिट कर दिया है, हाँ या ना। तो क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब एक्सपेंसेस सही है, तो एक्सपेंसेस को हटाओ। ड्राइंग्स 4,000 से डेबिट होना चाहिए पर ड्राइंग्स 15 से डेबिट है, तो इनके बीच में होगा रेक्टिफिकेशन। अच्छा कैश क्रेडिट होना चाहिए 15,000 से, हाँ या ना। कैश क्रेडिट होना चाहिए 15,000 से, और यहाँ पे देखो कैश क्रेडिट भी है 15 से, हाँ या ना। तो ये सही है, कैश होना चाहिए 15 से और हुआ भी 15 से है, तो कैश सही है। जो सही है उनको हटा देंगे, उनके बीच कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। तो रेक्टिफिकेशन ड्राइंग्स के बीच में होगा, टू कैश के बीच में और इस ड्राइंग के बीच में होगा। कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे, जो सही है वो दिखाओ और जो गलत है उसको हटाओ। जैसे ये सही है तो इसको अपने लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000। अच्छा इसको अपने लोग क्या करेंगे, 15,000 का तो ड्राइंग्स था ही नहीं ना, तो इसको अपने लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ड्राइंग्स डेबिट है, हटाओगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो टू ड्राइंग्स अकाउंट 15,000, और इस कैश को भी हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, हाँ या ना। तो कैश क्रेडिट है, हटाओगे तो क्या होगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 11,000। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो रेक्टिफिकेशन तो हो गया, पर प्रॉब्लम क्या है कि ड्राइंग्स 2 बार आया है, हाँ या ना। तो कोई भी चीज एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ड्राइंग्स फाइनली क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। पर मेरे को ये पता है कि कुछ भी हो कैश तो डेबिट ही होना है, हाँ या ना।
तो एक फिर से एक एंट्री होगा, फाइनल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 11,000। अगर कैश डेबिट 11 है तो फिर कंफर्म है टू ड्राइंग्स ही होना है फिर 11,000। क्या ये बात क्लियर? और देखो मैं सिखा भी देती हूँ कि टू ड्राइंग्स 11 क्यों होगा। देखो ड्राइंग डेबिट भी है क्रेडिट भी है, तो अल्टीमेटली क्रेडिट ही ज्यादा है, तो अल्टीमेटली क्रेडिट होगा कितने से? 11,000 से। तो अब ये वाला एंट्री हम लोग का फाइनल अकाउंट में आएगा। यहाँ पे देखो कैश क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है ना, तो बैलेंस शीट में आओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे और इधर लिखेंगे कैश। अब जो भी मेरा कैश होगा वो लिख देंगे, उसके साथ प्लस 11,000 हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम लोग का क्या हो गया है, कम हो गया, हाँ या ना? तो बैलेंस शीट में जाएंगे, कैपिटल के साथ हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स माइनस करेंगे। अब मेरा जो भी ड्राइंग्स होगा वो अपने लोग लिख लेंगे, जो भी ड्राइंग्स होगा उससे 11,000 अपने क्या करेंगे, माइनस। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। देखो 19,000 का गुड्स हमने खरीदा था और उसको हमने सेल भी कर दिया। सेल्स तो रिकॉर्डेड है लेकिन परचेज रिकॉर्डेड नहीं है। तो चलो परचेज हमने 19,000 में किया है, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने परचेज किया है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि दीदी इसको क्या माने, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज? आपको पता है 11 में बताया जाता था आपको कि अगर कुछ नहीं बोला तो कैश परचेज लोगे, हाँ या ना? पर जब आप फाइनल अकाउंट करोगे तो आपके पास क्रेडिटर भी होते हैं, हाँ या ना? तो अगर कुछ नहीं बोला तो आप फाइनल अकाउंट के सम में इसको क्रेडिट परचेज मान लेना। ठीक है। तो फिर हो जाएगा टू क्रेडिटर अकाउंट 19,000। परचेज हमने लिखा नहीं था तो हम लोग परचेज लिख देते हैं। अब परचेज क्या हो गया मेरा, 19,000 से ज्यादा। यहाँ पे मैं ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज अकाउंट और प्लस 19,000 हमने खरीदा है, तो लिख दो क्रेडिट परचेज। कुछ नहीं भी बोलेगा, फाइनल अकाउंट का अगर सम है तो इसको आप क्रेडिट परचेज ले लेना। और फिर क्रेडिटर भी क्या हो गया हमारा, 19,000 से ज्यादा। तो क्रेडिटर कहाँ पे आएगा, ट्रेड पेएबल में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर और फिर करेंगे प्लस 19,000, क्या बोल के, क्रेडिट परचेज बोल के। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। परचेज रिटर्न 1,500 का था जिसको मैंने सेल्स रिटर्न बोल के दिखा दिया। हालांकि पार्टी अकाउंट एकदम सही है, ठीक है या नहीं? इसको मैं लिखकर समझाती हूँ क्या बोल रहा है। देखो परचेज रिटर्न था, परचेज रिटर्न था, पर गलती से मैंने उसको क्या बोल के दिखा दिया, सेल्स रिटर्न। तो क्या होगा, देखो एक्चुअल में क्या था, परचेज रिटर्न, हाँ या ना? तो परचेज रिटर्न आना चाहिए, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,500। पर मैंने रिकॉर्ड किसके थ्रू कर दिया, सेल्स के थ्रू, सेल्स रिटर्न के थ्रू। तो मैंने सेल्स रिटर्न क्या कर दिया होगा, डेबिट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? परचेज रिटर्न था पर गलती से मैंने सेल्स रिटर्न में डाल दिया। एक्चुअल में परचेज रिटर्न था, तो बुक में क्या आना चाहिए, परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट होता है तो रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। तो टू परचेज रिटर्न होना चाहिए, पर मैंने गलती से सेल्स रिटर्न दिखा दिया। अब सेल्स रिटर्न क्या बोल के दिखाया होगा, डेबिट या क्रेडिट? सेल क्रेडिट होता है तो रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल रिटर्न डेबिट मैंने कर दिया। हालांकि पार्टी अकाउंट एकदम सही है तो पार्टी अकाउंट को हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब अपने लोग कहेंगे रेक्टिफिकेशन। बहुत ही सिंपल है, जो सही है उसको आप दिखा दोगे और जो गलत है उसको अपने क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये सही है तो इसको हम लोग दिखा देते हैं, टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। और इसको अपने लोग क्या कहेंगे, हटा देंगे, डेबिट है हटाओगे तो क्रेडिट होगा। तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1,500। अब देखो सब कुछ करने के बाद भी डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, हाँ या ना? तो जो डिफरेंस आया है वो सस्पेंस बोल के आ जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले सस्पेंस के डेबिट में लिखेंगे 3,000, क्या बोल के लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, हाँ या ना?
अब वैल्यू को तोड़ के लिखना है, तो 1500 और 1500। अब एक चीज आप पहले अच्छे से समझो, हाँ, जैसे कि गलती ना हो। नेक्स्ट हम लोग परचेज रिटर्न में जाएंगे। देखो परचेज डेबिट होता है तो रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। और हुआ भी ये क्रेडिट ही है, तो परचेज रिटर्न में यहाँ क्या हो गया, ज्यादा। हाँ या ना, इसमें कोई प्रॉब्लम। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है और हुआ भी क्रेडिट ही है, मतलब परचेज रिटर्न ज्यादा हो गया। अब देखो हम लोग परचेज रिटर्न यहाँ पे क्या करते हैं, परचेज से माइनस करते हैं ना। तो जो भी परचेज रिटर्न होगा वो अपने लोग लिख लेंगे, उसमें प्लस 1500 कर देंगे। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब हम लोग आते हैं सेल्स रिटर्न। आपको पता है सेल क्रेडिट होता है तो ये टर्न डेबिट होता है, हाँ या ना। ये टर्न डेबिट होता है पर हुआ है क्रेडिट, तो ये टर्न क्या हो गया, कम हो गया, हाँ या ना। सेल्स क्रेडिट होता है तो ये टर्न डेबिट नेचर का होता है। डेबिट वाला यहाँ पे जाके क्रेडिट हुआ है, मतलब कम हो गया, हाँ या ना। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न मेरा 1500 से कम हुआ है। तो अपने लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्स लिखते हैं और फिर सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, माइनस, हाँ या ना। तो अब जो भी रिटर्न होगा वो आप लिख देना, उसमें से 1500 क्या कर दोगे, माइनस। क्योंकि सेल्स रिटर्न 1500 से कम हुआ है, तो जो भी सेल्स रिटर्न होगा उससे 1500 क्या कर देना, माइनस कर देना। और यहाँ पे जो भी परचेज रिटर्न ऑलरेडी होगा उससे 1500 क्या कर देना, प्लस कर देना। अब आगे जो क्या लिखा है, एक्सपेंसेस, जो कि आफ्टर 31 मार्च के हैं, मतलब प्रीपेड हुआ, हाँ या ना। 31 मार्च के बाद वाले का खर्चा मतलब प्रीपेड हो गया। तो प्रीपेड कहाँ आएगा, दो जगह आएगा। एक ये प्रीपेड एसेट में आएगा, और क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो ये इस साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। 31 मार्च के बाद का है, मतलब नेक्स्ट ईयर का है। तो क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है तो ये माइनस हो जाएगा। और ये क्योंकि नेक्स्ट ईयर का मतलब ये प्रीपेड हुआ तो ये एसेट में आएगा। तो चलो पहले हम लोग एसेट में दिखा देते हैं प्रीपेड को। एसेट में प्रीपेड लिख देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, एसेट में भी कहाँ आएगा, ना ये इन्वेंटरी में आएगा ना ये ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में तो डेटर और बिल रिसीवेबल आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी नहीं आएगा, अदर करंट एसेट में आएगा। तो अदर करंट एसेट में लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि कितना है, 3750। और फिर एक्सपेंस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, पीएल में, तो लिखेंगे टू एक्सपेंस अकाउंट और कम कर देंगे हम लोग 3750। क्या बोल के, प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, परचेज बुक ओवरकास्ट है, हाँ या ना। मतलब परचेज मैंने ज्यादा दिखा दिया, तो अब हम लोग परचेज को क्या कहेंगे, कम कहेंगे। मैंने परचेज ज्यादा दिखा दिया तो परचेज को हम लोग क्या कहेंगे, कम। तो टू परचेज अकाउंट 1000 रुपया, हाँ या ना। देखो ओवरकास्ट अंडरकास्ट मतलब क्या होता है, टोटल में गलती हुआ है, ठीक है या नहीं। तो अगर टोटल में गलती होगा तो सिर्फ वही ठीक होगा और किसी को आप ठीक नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया है कि सप्लायर सही है, हाँ या ना। यहाँ पे जैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन जब हम लोग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ओवरकास्ट अंडरकास्ट मतलब टोटल में गलती है। अब जिसके टोटल में गलती है बस वही ठीक होगा, बाद बाकी अकाउंट आएंगे ही नहीं, ठीक है या नहीं। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि सप्लायर सही है, अगर नहीं भी बोल रहा तो भी सप्लायर सही है, क्यों, क्योंकि टोटल में गलती हुआ है। परचेज के टोटल में गलती जब होता है तभी ओवरकास्ट और अंडरकास्ट होता है। क्योंकि परचेज के टोटल में गलती हुआ है तो सिर्फ परचेज ही ठीक होगा और कोई ठीक नहीं होगा। तो परचेज ज्यादा था तो हम लोग ने परचेज को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब देखो डेबिट में डिफरेंस आया है जो कि सस्पेंस बोल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सस्पेंस के डेबिट में लिखेंगे 1000। क्या बोल के होगा, टू परचेज अकाउंट। फिनेस परचेज क्या हो गया है, हम लोग का कम हो गया है। तो यहाँ पे लिखो परचेज कम हुआ है, तो -1000। लिखो ओवरकास्टेड, ज्यादा हमने दिखाया था पर इस चीज को अब मैंने क्या कर दिया, ठीक कर दिया, हाँ या ना। देखो परचेज मैंने ज्यादा दिखाया था तो फिर मैंने अब कम कर दिया है कि नहीं, कम कर दिया ना। तो लिखेंगे कि ओवरकास्टेड था पर मैंने इसको अब ठीक कर दिया।
अब आगे देखो क्या लिखा है। एडवर्टाइजिंग जो भी मैंने करवाया था वो 5 साल तक मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जो भी मैंने एडवर्टीजमेंट करवाया है उससे रेवेन्यू मेरे को 5 साल तक होगा। अब आप सोचोगे कि दीदी अगर 5 साल तक रेवेन्यू होगा तो फिर एडवर्टीजमेंट को भी हम लोग 5 साल तक खत्म करते हैं। पर आपकी बुक में क्या है ना कि जो भी खर्चा है वो उसको इसी साल क्या किया है, खत्म किया है। तो एडवर्टीजमेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, इसी साल खत्म कर देंगे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग है कितना, 2 लाख। ये भले ही 5 साल तक मेरे को रेवेन्यू देगा, पर क्योंकि ये खर्चा है तो इसको हम लोग इसी साल क्या करेंगे, खत्म करेंगे। देखो बहुत बुक में क्या होता है कि ओवर द पीरियड, ओवर 5 इयर्स में थोड़ा थोड़ा खत्म करते हैं, या बहुत जगह पे एक साथ खत्म करते हैं। आपके यहाँ पे एक साथ खत्म किया गया है, तो हम लोग भी एग्जाम में एडवर्टाइजिंग को एक साथ खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो टू एडवर्टाइजिंग अकाउंट, जो कि है 2 लाख। और तो देखो कोई भी नहीं है, सारा एडिशनल इन्फो कंप्लीट हो गया है हम लोग का। अब फटाफट से ट्रायल बैलेंस में आते हैं, एक बार यहाँ से देख के चेक कर लेना, ठीक है। सबसे पहले देखो अपने को कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल लिख लेते हैं 150। कैपिटल लिखा हुआ है, इधर लिख देंगे 150। फिर ड्राइंग्स 75, देखो ऑलरेडी ड्राइंग्स लिखा हुआ है, तो इधर ड्राइंग्स में लिख देंगे 75। फिक्स एसेट 135 है, तो 135। ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 36,500। परचेज दिया हुआ है जो कि कितना है, 675। और ये टर्न भी गिवन है, परचेज रिटर्न कितना है, 13,500। फिर सेल्स गिवन है, सेल्स कौन सा होगा, डेबिट वाला होगा या क्रेडिट वाला होगा। सेल्स क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट वाला वैल्यू लिखोगे। ऐसा नहीं कि पहले दिया है तो पहले लोगे, ऐसा नहीं होता है। सेल ध्यान रखना क्रेडिट होता है, तो वैल्यू भी आप क्रेडिट वाला उठा के यहाँ पे लिखोगे। और डेबिट वाला क्या होगा, ये टर्न। तो ये टर्न में यहाँ पे लिख देते हैं 34,000। आगे देखो क्या है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर एंड टू क्रेडिटर। डेटर क्या होता है, डेबिट होता है। तो देखो देखो आगे पीछे कुछ भी लिखा हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेचर से अपने लोग डिसाइड करेंगे। डेबिट में डेटर होता है, क्रेडिट में क्रेडिटर होता है, ठीक है। पहले बाद में लिखने से कोई मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो डेबिट में 95 है, तो पक्का वो डेटर का वैल्यू होगा, तो डेटर में लिख देंगे 95। फिर क्रेडिट में क्रेडिटर का होता है, क्रेडिटर यहाँ पे लिखा हुआ है 325। एक्सपेंसेस दिया हुआ है जो कि है 45,750। फिर आगे देखो क्या है, कैश गिवन है। कैश क्रेडिट में गिवन है, ओके कोई बात नहीं, कैश क्रेडिट में मतलब नेगेटिव हुआ। कैश क्रेडिट में है मतलब नेगेटिव है, हाँ या ना, क्योंकि कैश जनरली डेबिट होता है। क्रेडिट है मतलब नेगेटिव, तो लिखो -3,000। चिंता मत करो, वो अपने आप पॉजिटिव बन ही जाएगा आपका, ठीक है। फिर बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट क्या हुआ, एसेट हुआ, तो ये एसेट में आ जाएगा। इधर आ जाएगा बैंक डिपॉजिट्स, जो कि कितना है 55,000। इंटरेस्ट इनकम हुआ, तो इधर आ जाएगा पीएल में, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट है 5750। सस्पेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, जल्दी से ट्रेडिंग को टैली करेंगे। परचेज रिटर्न का वैल्यू देखते हैं कितना है, 13,500 प्लस 1,500, 15,000 आएगा। सॉल्व करते हैं। 678 आएगा। सेल्स रिटर्न 34,000 माइनस 1,500, 817,500।
862 500, 148 का डिफरेंस आएगा जो कि पीएल में चला जाएगा। तो लिखो टू पीएल अकाउंट। डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। अब पीएल में लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। वन फोर्टी एट। अब यहाँ पे एक्सपेंस का टोटल करेंगे। 42,000। अब टैली करेंगे। अच्छा यहाँ पे 2 लाख है तो इधर का टोटल ज्यादा होगा। 255 500। 101 750 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा है तो पक्का ये लॉस हुआ है। बाई कैपिटल अकाउंट। डैश दे के लिखेंगे नेट लॉस ट्रांसफर्ड। अभी हम लोग का बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में ये कैपिटल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा एक बार ड्राइंग्स निकालो तो कितना आ रहा है। एक्चुअली क्यों निकालने में बोल रही हूँ, देखो लॉस हम लोग का कितना आया है। हम लोग का लॉस आया है 1 लाख समथिंग, हाँ या ना। एक बार चेक करो आपके पास कैपिटल इतना है क्या, एक बार चेक करो तो। 150 से 64 माइनस कर लो तो 86 आएगा, हाँ या ना। अगर अपने लोग माइनस करते हैं तो कितना आया, 86। क्या आपको लगता है आप 1 लाख माइनस कर सकते हो कैपिटल से, बिल्कुल भी नहीं। एक बार फिर ध्यान से समझो मैं क्या क्या आई हूँ। आपके दिमाग में ये होगा कि दीदी नेट लॉस आया है तो कैपिटल से आप माइनस कर दो। ये बात आपका एकदम सही है। हम लोग कैपिटल से माइनस अगर करेंगे तो कैपिटल नेगेटिव में आ जाएगा, हाँ या ना। तो एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल आप नेगेटिव में नहीं लिख सकते हो। आप क्या कहोगे कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ लॉस आप सफिशिएंटली पूरा नहीं दिखा सकते हो तो उस केस में लॉस कहाँ आ जाएगा, एसेट में आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। एक बार चेक करो कि आप जो लॉस दिखाना चाहते हो क्या आप पूरा दिखा सकते हो या नहीं। आंसर नहीं, ठीक है। 86,000 मेरा कैपिटल बचा हुआ है तो लॉस भी हम लोग कितने तक का दिखा सकते हैं, 86,000 का। यहाँ पे मेरा लॉस 1 लाख का है। अगर आप 1 लाख लिखोगे तो कैपिटल आपका नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। और कैपिटल नेगेटिव में नहीं होता है, फिर कैपिटल आपका आएगा एसेट में। तो फी से इसको उठा के एसेट में लिखने से अच्छा क्या है कि कैपिटल जो है उसको वैसे ही रहने दो, लॉस को आप एसेट में लिख दो। क्या ये बात क्लियर, लॉस है तो एसेट में ही आएगा। एसेट में कहाँ आएगा, इन्वेंटरी में नहीं आएगा ना। एक्चुअल में ये एक्चुअल एसेट नहीं है ना, क्योंकि लॉस एक्चुअल में थोड़ी कोई एसेट है। तो ये अदर करंट एसेट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में डेबिट, ठीक है। एक्चुअल में लॉस कोई एसेट नहीं है इससे ये अदर में आ गया। कितना है वैल्यू, 101 750। अब सस्पेंस यहाँ पे अपने आप ही टैली हो चुका है। अब बैलेंस शीट हम लोग टैली करेंगे उसके पहले ये हेडिंग हटाओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हेडिंग हटा दो। अदर करंट लाइबिलिटी का हेडिंग हटेगा। ट्रेड पेएबल का हेडिंग हटेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हटा दो। इधर से इन्वेंटरी हट जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल हटेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हेडिंग हटेगा। अदर करंट एसेट हट जाएगा। लाइबिलिटी का पहले कर लेते हैं। 86,000 को अब हम लोग सेकेंड में लिख देते हैं।
करंट लाइबिलिटी रहने दो, क्रेडिटर्स का टोटल करते हैं 325 प्लस 19, 344 होगा। फिक्स एसेट को सॉल्व करो। फिर आगे देखते हैं किसका निकालना है वैल्यू। कैश का निकालना है, 8,000 होगा। और तो अब अपने को टोटल करना है, एक बार चेक करो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है कि नहीं। 430 आ रहा है। तो इधर भी 430 आ गया। देखो सस्पेंस भी टैली हो गया और बैलेंस शीट भी दोनों तरफ से टैली हो गया, तो ये सम कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एक डाउट सेट आपका ये होगा कि दीदी फिक्स डिपॉजिट सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, तो क्या करें हम लोग। देखो फिक्स डिपॉजिट मेरे को नहीं पता है या नहीं, तो हम लोग इसको नॉर्मल बैंक डिपॉजिट मान के कैश में लिख देंगे। अगर फिक्स डिपॉजिट अगर बोलता क्लियरली क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे आता, पहले जितने फिक्स एसेट है वो दिखाते, यहाँ पे हम लोग का फिक्स डिपॉजिट आ जाता। ठीक है, पहले प्लांट मशीन लैंड एंड बिल्डिंग दिखा के, फिर फिक्स डिपॉजिट दिखा के, फिर हम लोग करंट एसेट को दिखाते हैं। ठीक है, अगर और भी कोई डाउट आपका रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा।